अब देखो, पहले तो कल का इसका इस पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना, ज़्यादातर आज लिखवाना है। तो ये चैप्टर का हेडिंग डाल लो और ये पहला टॉपिक डालो, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ठीक है। उसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान केंद्र, और मैंने कल एग्जांपल दे के समझाया था, ठीक है, कि द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड में है तो थोड़ा सा भाई परिभाषा चाहिए, है ना। कंपटीशन में ये सब नहीं पढ़ाया जाता ना, फालतू का। डायरेक्ट द्रव्यमान केंद्र निकालो, फार्मूला डेरिवेशन करो, सवाल बनाओ, ठीक है। लिख लीजिए, किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र, किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र, किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय से संबद्ध एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है, एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है, ठीक है। जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। सही है। तथा इसकी गति ही संपूर्ण निकाय की गति को व्यक्त करता है, तथा इसकी गति ही संपूर्ण निकाय के गति को व्यक्त करता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझ लीजिए, कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड का उसी से संबंधित होता है, यानी उसी पर स्थित होता है, ठीक है, या उसी में स्थित होता है, जो उस पूरे पिंड के द्रव्यमान को उस पर एकत्रित माना जा सकता है। एकत्रित मानने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करूं तो ये गिर जाएगा, ठीक है, पर एक बैलेंस यहाँ जरूर आ सकता है जहां पे ये पूरी तरह संतुलित अवस्था में आ जाए। तो हो सकता है कि यहाँ पर इसका टोटल सेंटर ऑफ मास इकट्ठा है, इसीलिए हमारे इतने से हाथ पर भी ये टिक गया। अगर हमने इसका परफेक्ट सेंटर ऑफ मास निकाला तो ये सुई के नोक पर भी टिक जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम बैलेंस। तुम लोगों ने एक वीडियो बहुत सारा पहले देखा होगा यूट्यूब पे, स्टोन्स को ऐसे रखते हैं, फिर खड़ा करते हैं संतुलित, और फिर उसके ऊपर रखते हैं। देखो कुछ वीडियो ऐसे यूट्यूब पर बहुत फेमस हो रहा था पिछले कुछ दिनों में। तो वहां पे उसका क्या वो करते हैं, बैलेंस। वो देखो फिजिक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने बैलेंस करना सेंटर ऑफ मास को बहुत क्लियरली समझा है। वहां पे सोचो कि स्टोन एकदम ऐसे परपेंडिकुलर नहीं रखते, स्टोन रखा, इसके इस साइड में स्टोन रख रहा है, उसको संतुलित कर रहा है, फिर उसके ऊपर एक ऐसा स्टोन रख रहा है। तो वो सब जो संतुलित कर रहा है वो किसका खेल है? सेंटर ऑफ मास का। जो संतुलित करना सीख गया किसी भी वस्तु को किसी भी ढंग से रख देगा और संतुलित अवस्था में दिखेगी वो। देखना जाके, मैं भी कोशिश करूंगा कि लगा दूं इस पे थोड़ा सा, ताकि कुछ दिख जाए बाद में, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। और दूसरी बात क्या कहा कि इसकी जो गति है वो संपूर्ण पिंड की गति मानी जाती है। अभी इससे पहले जितना भी न्यूटोनियन फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो भी वस्तु था हम उसको क्या लेके पढ़ रहे थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेके पढ़ रहे थे ना। तो
या अभी तक या अब जो एक घूर्णन गति में है, इसमें हम सेंटर ऑफ मास को केवल रीड करके नहीं पढ़ सकते, इसके हर एक अलग अलग पार्टिकल का हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्या समझाया था, अगर सेंटर ऑफ मास जैसे गति करती है और सारे पार्टिकल अगर वैसे ही गति करें तो सारे पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास पर मान के पढ़ा जा सकता है। बट एक बॉडी हो जिसका सेंटर ऑफ मास कुछ और कर रहा हो और बाकी सब पार्टिकल कुछ और कर रहे हो, तो उस केस में हमें सबको अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा परिभाषा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अब हेडिंग डाल लीजिए, दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल बॉडी सिस्टम, यानी जिसमें एक ऐसा निकाय जिसमें केवल दो ही कण हों। क्या हुआ? छूट गया भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने इसका कहोगे तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा दूंगा क्योंकि स्टेट बोर्ड में यही दे रखा है डायरेक्टली, लेकिन हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो पहले समझ लेते हैं। हाँ, कुछ इसमें कंसेप्ट लगेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम याद है कि नहीं याद है? याद है ना? डेरिवेशन याद है? कुछ फार्मूला इधर देख लो। ये जो फोर्स होता है अनुक्रमानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर को, न्यूटन के द्वितीय नियम में यही है। फिर आता है F बराबर m में, A बराबर क्या होता है dv बाई dt, V बराबर क्या होता है dr बाई dt। याद है ना सब फार्मूला? ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पे ये दो पार्टिकल ले लेते हैं A एंड B। कौन है वो? ये पॉइंट A का या पार्टिकल A का पोजीशन वेक्टर है और ये पार्टिकल B का पोजीशन वेक्टर है। याद है ना, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, यानी किसी की स्थिति कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पार्टिकल जो A है उसका जो मास है m1 है और इसका जो कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x1 कामा y1 ले रहे हैं। ठीक है, और इसका मास हम क्या ले रहे हैं m2 और इसका कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं x2 कामा y2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखो तो r1 वेक्टर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ कंपोनेंट के फॉर्म में, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, r2 वेक्टर बराबर कौन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, कौन है जो कलम बजा रहा है? ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका था। अब यहाँ पे दो अगर पार्टिकल है तो इसके बीच में ही कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं बीच में एग्जैक्टली नहीं, हम बोलेंगे किधरों हो सकता है, वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों की मिलाने वाली रेखा पर कहीं स्थित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहीं ले लेते हैं। ठीक है, इसको C ले लेते हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं RC, मतलब सेंटर ऑफ मास RC वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो निर्देशांक हो जाएगा XC कामा YC। ये माना हुआ चीज है, दिया नहीं है, सब कुछ माना ही जा रहा है। ठीक है ना,
तो अगर आरसी का वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स सी आई कैप प्लस वाई सी जे कैप। सही है, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं? ठीक है, तो ये जो डाटा अभी जितना हम समझा के बोले हैं बस उसको लिखना है। एक और चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक कोई फोर्स है F1 जो पार्टिकल M पर लग रही है और एक कोई फोर्स है F2 जो पार्टिकल M2 पर लग रही है। ठीक है, और इन दोनों दोनों पार्टिकलों पर जो फोर्स लग रहा है इनका टोटल फोर्स कितना क्या हो जाएगा कि दोनों को जब ऐड कर देंगे, ये एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर लग रहा है, आंतरिक क्या है वहां पे जो अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट कर रही है उनसे कुछ भी लेना देना हमको नहीं है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2 के। ठीक है, मतलब दो बल लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना F बराबर वेक्टर के फॉर्म में जब एडिशन करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो कि मान लो लेट यहां ए क्या है, सॉरी ए एंड लेट ए एंड बी आर टू पार्टिकल सिस्टम बॉडी। ठीक है, मान लिया कि ए और बी दो निकाय, दो कणों का निकाय, दो कणों के द्रव्यमान का निकाय है। ठीक है, बस दो ही कण है एक पिंड में। ठीक है, अब उसमें क्या है, M1 क्या है आपका, M1 क्या है, पार्टिकल ए का मास है। क्या है, पार्टिकल ए का मास है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल ए। सही है, M2 क्या है, मास ऑफ पार्टिकल बी। क्लियर ना? R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, बोलो, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। R वेक्टर क्या है, अरे सॉरी R2 वेक्टर क्या है, बोलो जल्दी से, पोजीशन, R2 किसका है, बी का ना। ठीक है, C हमने क्या ले रखा है, तो C यहाँ पे हमने ले रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी पार्टिकल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, अरे देखो इसको हिंदी में अगर लिखना है तुमको तो लिख लेना, द्रव्य ए पिंड का द्रव्यमान, बी पिंड का द्रव्यमान, ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश, सिंपल सिंपल है तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे RC क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। छोड़ो इसको, लिख पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया है तो अभी ये पूरा डाटा नहीं लिख रहे हैं। इतना चीज समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इधर दिख रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ले लेते हैं। अभी देखो देखो, न्यूटन का द्वितीय नियम ही लगाना है, बट दोनों अलग अलग पार्टिकल पर। बात समझ में आया? एक बार न्यूटन का द्वितीय नियम ही लगाना है लेकिन होल बॉडी पर, मतलब वो पूरा निकाय पर। अब ध्यान से देखना नहीं तो गड़बड़ाओगे। यहाँ पे F लग रहा है तो F1, तो अगर F1 की बात करें जरा, तो F1 बराबर अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखता है, समान अनुक्रमानुपाती होता है dP/dt। ठीक है, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कुछ K के फॉर्म में, तो K नहीं लेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्टली इसी को ले लेते हैं dP/dt।
dt। क्लियर बात समझ में आया? तो यहाँ पे F1 प्लस F2 मैं दोनों बलों का योगफल निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो दोनों बलों का योगफल है वो पूरे पिंड पर लगेगा, इसीलिए इसका निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, d बाई डी टी P1, F1 है तो P1 का यूज करेंगे, प्लस d बाई डी टी P2। क्लियर एकदम? अब इसको लेके हम लोग बहुत अच्छे तरह से धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखा था कि दोनों बलों का योगफल F एक्सटर्नल के बराबर हो रहा है। तो एक काम करते हैं, रख देते हैं इसको। अब इसको देखिए, d बाई डी टी, अब P बराबर फार्मूला क्या होता है, m इंटू v। तो अगर पार्टिकल m1 के लिए ले रहे हैं तो अगर F बल लग रहा है तो उसमें जो वेलोसिटी उत्पन्न होगी उसको क्या ले लेंगे, v1। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे v1 के फॉर्म में ले लेंगे, चलो इतना समझ लेना कि P बराबर होता क्या है, mv। तो अगर P1 की बात करें तो मास m1 है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 ही लेंगे, यानी कुछ अलग वेलोसिटी होगी, दोनों में सेम नहीं हो रही है तब के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस d बाई डी टी m2 v2, सही है। तो ज्यादातर केस में यहाँ मास क्या होता है, नियत ही होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तो ये हो जाएगा आपका m dv1 बाई डी टी प्लस m2 dv2 बाई डी टी, ठीक है। अब देखो, तो यहां से ये क्या हो जाएगा अपना m1 v बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलो, या तो रुक जाओ थोड़ा सा, इसको अलग ही कर लेते हैं। दोनों में से ना ये d बाई डी टी कॉमन कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, सही है। d बाई डी टी, इसको लिखो m1 d r1 बाई डी टी, याद है, m2 d r2 बाई डी टी। कैसे, v बराबर क्या होता है, dr बाई डी टी होता है कि नहीं होता है। तो v1 बराबर क्या लिखेंगे, r1 के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। जो फार्मूला कंफ्यूजन में बगल में लिख ही लो, ठीक है ना, क्योंकि p बराबर क्या होता है mv, ठीक है, वो यूज हुआ है। तो ये हो गया। अब इनमें से भी d बाई डी टी कॉमन कर लो बाहर, तो ये हो जाएगा f एक्सटर्नल, ये हो जाएगा। अब देखो जब कॉमन होगा दोनों में से तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे का डी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या बचेगा, m1 r1 प्लस m2 r2। क्लियर एकदम? अब एक काम करते हैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि हमको कुछ लाना है आगे चल के, इसीलिए यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, F एक्सटर्नल फोर्स बराबर d स्क्वायर बाई डी टी, या थोड़ा सा देखो मैं ये कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको ना m1 प्लस m2 से गुणा कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसको संतुलित करने के लिए उसी से भागा भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटे में m1 प्लस m2। अब अवकलन के इधर लिखे हैं तो यहाँ पे मास कांस्टेंट ही होता है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आप कट जाएगा और यही ऊपर वाला आ जाना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को अगर समस्या हो तो पूछ लो, देख लो पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब होल बॉडी पर पूरा न्यूटन का सेकंड नियम लगाते हैं। तो डायरेक्ट F एक्सटर्नल बराबर फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए, यहाँ पे C लिखेंगे, या तो CM इसको कर लीजिए, जहां जहां C है उसको CM मतलब सेंटर ऑफ मास पूरा को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम C ही रहने देते हैं, ठीक है। तो F एक्सटर्नल बराबर, यहाँ पे एक और चीज गलती हम बोल रहे हैं, बॉडी का मास लेना है ना। जब भी हम न्यूटन का द्वितीय नियम लगाते हैं तो वहां क्या करते हैं, पूरे बॉडी का मास लेते हैं। तो यहाँ पूरा बॉडी किन के कारण है, A और B के कारण है, तो टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2, दोनों के मास को जोड़ेंगे तब ना एक बॉडी का मास होगा। और यहाँ पे इसका त्वरण हो जाएगा AC, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास का जो त्वरण है वही उसके
त्वरण को लेना है। बात एकदम क्लियर समझ में आई? तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहां लिख लेंगे m1 प्लस m2 इंटू dv बाई dt। तो यहाँ पे c ही लिखेंगे, मतलब ये किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की ही बात कर रहा है। क्लियर एकदम? जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात हो रही थी, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास की बात होगी। फिर उसके बाद v बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है dr बाई dt। लगाओ फिर से, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू डी बाई डी टी पहले से था, इंटू ये हो जाएगा dr बाई dt। तो जब एक साथ इसको हल कर लेंगे तो m1 प्लस m2 ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर सी, यहाँ पे आर सी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आर सी हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, एफ एक्सटर्नल बराबर इसको ले लेते हैं समीकरण 2। जरा ध्यान से देखो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, एफ एक्सटर्नल बराबर अगर दोनों को बराबर करते हैं तो ये इससे कट जाना है, ये इससे कट जाना है, तो क्या बचेगा इधर, आर सी बराबर ये बचेगा कि नहीं बचेगा, टोटली डायरेक्टली कंफ्यूजन हो रहा है। ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो पहले ये दोनों आपस में कटेगा, फिर ये वाला आपस में कट जाएगा, तो आर सी बराबर इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर एकदम? तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं m1 r1 प्लस m2 r2 बटे में m1 प्लस m2। हम लोगों के किताब में डायरेक्टली फार्मूला लिखा हुआ था, ये सब नहीं दिया हुआ था। कैसे निकला समझ में आया? कहीं भी कंफ्यूजन, कहीं भी पूछ लो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में इसको कभी कभी लिखने के लिए बोल देता है, तो वेक्टर बस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए आर सी वेक्टर बराबर। अब यम एक अदिश राशि है तो उसमें वेक्टर नहीं लगेगा, आर क्या है, पोजीशन सदिश वेक्टर के फॉर्म में है तो उसको लगा देंगे, m2 r2 इस पे वेक्टर लगा देंगे, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। जो अदिश राशि है उस पे वेक्टर मत लगाइए, जो सदिश राशि है उसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, वो वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एकदम? समझ में आया? तो ये है टू बॉडी के लिए। अब इसी फार्मूला में डायरेक्टली यम बॉडी के लिए अगर हमको निकालना होता, मान के चलिए एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें एक ऐसा बॉडी है जिसमें m पार्टिकल या n पार्टिकल है, तब क्या फार्मूला बनता? तो पहले उतार लो फिर समझा रहे हैं थोड़ा सा। चलो अब केस देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि अगर m1 और m2 बराबर हो जाए, ठीक है, m1 और m2 बराबर हो जाए, इसी में हम उसको मान लेते हैं m है, क्या m है, तब क्या हो जाएगा फार्मूला, rc बराबर ये हो जाएगा m r1 प्लस m r2 बटे में m प्लस m। तो rc बराबर ये m कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2 बटा में 2m, m से m कट गया तो rc बराबर क्या निकल के फार्मूला आ जाएगा, r1 प्लस r2 बटा में 2। ठीक है, याद है वहां पे जब सेंटर निकालते थे, जब 2 पॉइंट के बीच में अगर मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला जो यूज होता था मैथ में, लग रहा है कि वैसे ही है पर वैसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु पर स्थित हो जाए, RC इक्वल टू 0, यानी सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाए, मूल बिंदु पर स्थित हो जाए, यानी RC की वैल्यू 0 हो जाए। जरा इसमें रखो फार्मूला में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटा में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर m1 r1 इक्वल टू माइनस m2 r2 लिख देंगे, अरे कोई इधर लगा हुआ माइनस हो जाएगा, पलट के फिर लिख देंगे, तो 2 स्टेप एक ही बार लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को थोड़ा सा r1 के फॉर्म में लेना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस
m2 बटे में m1 इंटू यहाँ पे R2, या R2 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो R2 के लिए भी क्या मैं लिख सकता हूँ m1 बटे m2, ये माइनस कर लीजिए R1, ठीक है। इससे हम तुलना कर लेंगे। क्या तुलना कर लेंगे? या तो इसको ऐसे ही तुलना कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। अगर इनको आपस में बराबर होना है, निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, ये नहीं कि माइनस में हो गया। हमने भी R क्या लिया है? विस्थापन लिया है ना, ठीक है, विस्थापन ही ना लिया है। पोजीशन वेक्टर ले रहे थे तो पोजीशन वेक्टर ले रहे हो और दोनों का अंतर करोगे तो निकलेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब विस्थापन क्या है? सदिश राशि की अदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को, यानी अगर m1 इस साइड होगा तो m2 ठीक उसके अपोजिट होगा, या m2 अगर इधर है तो m1 कहाँ होगा? ठीक उसके अपोजिट होगा। तब की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि अगर मैं इसी रिलेशन को ले रहा हूं, यहाँ वाले को एक बार इधर लिख लेते हैं समझाने के लिए, m1 r1 इक्वल टू माइनस, माइनस को थोड़ा समय के लिए हटा देते हैं। माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली और ओनली डायरेक्शन को, तो ये हो जाएगा m2 r2। अब जरा मैं इसके m और r पर बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? देख लो, एक यहां पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा ही दूंगा, ठीक है, समझना जरा सा मैं जो अभी समझाने वाला हूं। दो पॉइंट है, ठीक है, यहां हम स्थित हैं, सपोज द सेंटर मास यहां है, और इसको हम प्लस ले रहे हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इसको हम प्लस लें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ छोटा ऑब्जेक्ट है। अब माइनस प्लस का खेल खत्म करते हैं। माइनस क्यों लगा है? बात समझ में आ गई ना। अब माइनस प्लस का खेल खत्म करते हैं। ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, तो m1 इज ग्रेटर देन, अगर m2 है तो सेंटर ऑफ मास में क्या अंतर आएगा? देखो जरा सा, m1 ज्यादा बड़ा है m2 से, तो r1 को छोटा होना पड़ेगा r2 से, क्योंकि तब जाके उनका गुणनफल बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये जो अपना r1 होगा वो छोटा हो जाएगा r2 से, यानी r1 लेस देन r2 होना पड़ेगा, तब जाके इस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएगा। बात पकड़ में आई? तो ये दूसरा भी केस लिख लो, ठीक है, समझने के लिए वो भी बना सकते हो अगर तुमको समझना है तो। अभी तीसरा केस भी बचा हुआ है, तो पहले लिखो, छोड़ो यार, नहीं देख लो थोड़ा सा, तीसरा केस भी देख लो इधर। ये अब इसमें उतारने का मतलब है कि टाइम लगेगा, उसमें है कि अगर मोबाइल में रख डाला अपन, पॉज करके अपना उतार रहे हो आराम से, इतना टाइम थोड़ी उसमें वेट करवाएंगे उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बोला? ठीक है ना। तो अब देखा जरा सा तीसरा केस, केस थर्ड क्या है कि कह रहा है कि अगर सेंटर मास या ये जो पूरा सिस्टम है एलोंग एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब ये पूरा दो पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर उपस्थित हो जाए, जैसे ऐसे यहाँ पे हो जाए, इधर सेंटर मास हो जाए, ये अपना m1 हो गया, m2 हो गया, ये अपना A पॉइंट हो गया, ये C हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अगर एलोंग टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? XCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे में m1 प्लस m2। बट ये जो x1 होगा इसके और इसके बीच की दूरी होगा, और x2 क्या होगा? इसके और इसके बीच की दूरी होगा। बात समझ में आ गई? अन्यथा ही नहीं पता चले कि यहाँ का ये रखला है तो ही निकाल दे रहे हो, ठीक है। अगर वही एलोंग टू वाई एक्सिस हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सिंपल सा फार्मूला, जहाँ जहाँ जैसे वैसे रख लो बस। तो वाई CM बराबर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 बटा में m1 प्लस m2। बात एकदम समझ में आई? अब अगर मास भी बराबर हो जाए, मास भी बराबर हो जाए, m1 बराबर m2, तो हम m ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? फिर से वही XCM बराबर क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 बटा में 2, और यहाँ क्या आ जाएगा अगर मास बराबर हो जाए तो?
m1 बराबर m2 बराबर m मान लें हम उसको, तो ये भी YCM बराबर हो जाएगा तुम्हारा y1 प्लस y2 बटा में 2। केस नंबर 4, अगर कोई बॉडी, यदि कोई निकाय, यदि कोई निकाय, यदि किसी निकाय में, कोई नहीं, यदि किसी निकाय में n कण मौजूद हो या n कणों से मिलकर बना हो, बात एकदम समझ में आ रही है ना। एक कोई सिस्टम है, बॉडी है जो n कणों से मिलकर बना है, तब उसका सेंटर मास क्या हो जाएगा, x। RCM बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 mnRn बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 m। बात समझ में? ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर चाहो तो सब पे वेक्टर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर एकदम? तो इस टॉपिक का सेंटर ऑफ मास का जितना भी चीज था ये खत्म हो गया। ठीक है, अब उतार लो।